हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एनपीएस में इंटर सेक्टर शिफ्टिंग को लेकर आपके बहुत सारे सवाल, बहुत सारी शिकायतें मुझे प्राप्त होती रहती हैं। बहुत सारी क्वेरी को लेकर आप लोग मुझसे बात भी करना चाहते हैं, बहुत लोगों से मैंने बात भी की है। फिलहाल अब आपके लिए बहुत ही राहत भरी खबर है कि पीएफआरडीए ने इंटर सेक्टर शिफ्टिंग को लेकर 30 डेज की टाइमलाइन तय कर दी है। अर्थात 30 दिन में आपका शिफ्टिंग हो जाना है, नहीं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको शिफ्ट कर देगा। तो चलिए इस पत्र को हम समझते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको बाउंड करते हैं और कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपके नोडल ऑफिस को बाउंड करते हैं टाइमलाइन में। तो उस टाइम फ्रेम को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इस पत्र को अच्छे से समझें। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। नमस्कार दोस्तों, वैकोजन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग एनपीएस ओपीएस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और साथ में मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो दोस्तों, आज मेरा लैपटॉप सही नहीं है, मैंने उसे रिपेयर करने के लिए दिया हुआ है। तो फिलहाल मैं आज आप लोगों से मोबाइल पर ही बात करूंगा और आप उस फॉर्म को मोबाइल पर यहाँ पर देख पाएंगे। अब मैं यहाँ से इसे रीड करता हूँ। तो ये आप देखिएगा, सबसे ऊपर पीएफआरडीए ने इसे जारी किया है और सभी नोडल ऑफिसर्स जो हैं या आइडेंटिफाई कॉर्पोरेट्स हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर हो गए या प्राइवेट सेक्टर, सबको शामिल कर दिया है। यहाँ पर सब्सक्राइबर को संबोधित नहीं किया गया है और इशू डेट है यहाँ पर 22 दिसंबर 2022। तो लास्ट डेट टू रिसीव कमेंट्स, सजेशंस, फीडबैक। तो यहाँ पर 1 महीने तक ये सजेशन फीडबैक मांगे गए हैं इस पत्र के संबंध में। पहले हम थोड़ा पत्र का वो भी देख लेते हैं, सब्जेक्ट क्या है। स्टेक होल्डर फीडबैक ऑन द प्रपोज्ड प्रोसेस फ्लो फॉर अलाउइंग गवर्नमेंट सेक्टर identified corporate subscriber to shift their accounts to other sectors prior to superannuation। कहने का मतलब कि अगर आप रिटायरमेंट या 60 साल से पहले, 62 साल से पहले एनपीएस में अपना अकाउंट शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसको लेकर एक फ्लो चार्ट तैयार किया जा रहा है और उस पर नोडल ऑफिस से फीडबैक लिए जा रहे हैं, अर्थात जो भी इनके स्टेक होल्डर्स हैं। तो पॉइंट सारे दिए गए हैं। अगर सारे पॉइंट एज इट इज लागू होते हैं तो आपको 30 डेज का टाइमलाइन मिलने वाला है। तो फिलहाल सारे पॉइंट देख लेते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आपको बाउंड करने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 1। तो पहली बात यहाँ पर समझ लीजिएगा कि गवर्नमेंट सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर दोनों की बात की गई है। नंबर 1 कहता है कि किसी भी कंडीशन में अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपकी जो पेंशन वेल्थ है उसे आपकी कंपनी या आपका डिपार्टमेंट विथहोल्ड कर सकता है, अर्थात रोक सकता है। वो कंडीशंस भी हैं। दूसरा नंबर कहता है कि को कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो नियमित होता रहेगा। तीसरा नंबर कहता है राइट ऑफ विथहोल्डिंग। तो यहाँ पर किसी भी तरह की रिकवरी करने के लिए या आपके जुडिशियल जो खर्चे हैं उनको उठाने के लिए, आपके ट्रेनिंग के खर्चे, इन सारी चीज़ों को लेने के लिए आपका एम्प्लॉयर चाहे तो आपके पेंशन वेल्थ को विथहोल्ड कर सकता है या उसमें से उसे यूटिलाइज कर सकता है। फिलहाल अभी विथहोल्डिंग की बात की गई है। 4th नंबर कहता है राइट ऑफ विथहोल्डिंग ओनली प्रायर टू सुपरएनुएशन। तो यहाँ पर विथहोल्ड भी तब तक किया जा सकता है जब आप 62 साल के ना हो जाए, 65 साल, जो भी सुपरएनुएशन की एज हो आपके यहाँ। तो उस एज तक मिनिमम तो 60 है, 60 से पहले तो नहीं है। तो अगर 60 भी एज हो जाती है तब आपके फंड को विथहोल्ड नहीं कर सकते हैं। 5 पॉइंट कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर है वो ईएनपीएस या पीओपी के माध्यम से अपने अकाउंट को रन करना चाहता है आफ्टर रिटायरमेंट, तो वहाँ पर उसे नोडल ऑफिस से किसी भी तरह की अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा कि अभी है कि सोर्स ऑफिस के अप्रूवल के बिना आपका प्लान शिफ्ट नहीं होता है। तो उस मामले में अगर आप रिटायर हो जाते हैं उसके बाद शिफ्ट करना चाहते हैं तो कोई भी आवश्यकता नहीं है, खासकर जब आप ईएनपीएस या पीओपी में जा रहे हैं।
पॉइंट नंबर 6 कहता है अनटिल रिसेंटली द सब्सक्राइबर ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर आइडेंटिफाइड कॉर्पोरेट कुड चेंज देयर सेक्टर विदाउट रिक्वायरिंग प्रायर अथराइजेशन फ्रॉम द नोडल ऑफिस। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ उसके अनुसार अब तक जो भी शिफ्टिंग के आवेदन होते थे उन्हें प्रायर अथराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती थी, वो आराम से शिफ्ट हो जाते थे। अब 7 पॉइंट कहता है अथराइजेशन बाय द नोडल ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट कॉर्पोरेट। तो यहाँ पर है कि जब भी आप अपना प्लान शिफ्ट करना चाहेंगे तो वहाँ पर एग्जिस्टिंग आपके जो भी एम्प्लॉयर हैं जहाँ आपका प्लान अभी रन कर रहा है वहाँ पर अथराइज किया जाएगा, तभी आपका प्लान शिफ्ट होगा। पॉइंट को टू टाइम्स यहाँ मेंशन कर दिया गया, लेकिन हेडिंग देखिएगा पेंडिंग अथराइजेशन। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये केस दिए गए हैं जो काफ़ी समय से पेंडिंग है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग दिया गया है, जो 30 दिन के अंदर पेंडिंग है, 12 है, 40 हैं। तो ये चार्ट आप देख लीजिएगा, कुल 276 केस पेंडिंग दिखा रहे हैं। तो अभी 8 नंबर में आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रपोज्ड जो प्रस्तावित है वो चार्ट दिखाया गया है, ये अभी लागू नहीं हुआ है, ये क्लियर हो लीजिएगा। तो यहाँ कहता है कि जो प्रपोज किए गए हैं चेंज करने के लिए, एक तो दिया गया है कि टाइमलाइन 30 डेज की जाए कि सब्सक्राइबर को यहाँ पर एक सहूलियत मिले, नोडल ऑफिस 30 डेज के अंदर आपके एप्लीकेशन को या तो रिजेक्ट करे या तो अप्रूव करें। दूसरा कहता है कि अगर 30 डेज आपका बीत जाता है और यहाँ पर आपके एम्प्लॉयर ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया तो आपकी जो शिफ्टिंग की रिक्वेस्ट है आपके चॉइस के अनुसार वो ऑटोमेटेड एक्टिव हो जाएगी, अर्थात वो शिफ्ट हो जाएगा। तो 30 दिन के बाद सिस्टम अपने आप काम करेगा। आगे कहता है कि इन केस अगर आपका किसी कारण से रिजेक्ट किया जाता है तो वहाँ पर इसे बाकायदा मेंशन करना होगा कि किस कारण से आप एप्लीकेशन शिफ्टिंग के संबंध में रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये बातें हो गई कि आपकी शिफ्टिंग रिक्वेस्ट रिजेक्ट भी हो सकती है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही वैलिड रीज़न देना पड़ेगा। ओवरऑल जो कंक्लूजन है दोस्तों यही निकलता है कि शिफ्टिंग को लेकर अभी सुधारात्मक कार्रवाई चल रही है। अभी नोडल ऑफिस से फीडबैक लिए जा रहे हैं कि 30 डेज के अंदर अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, और ये जो पेंडेंसी है एप्लीकेशंस की इसको ख़त्म करना है, इसलिए यहाँ पर 30 डेज की टाइमलाइन की बात की जा रही। फिलहाल नोडल ऑफिस देखते हैं क्या फीडबैक देते हैं और PFRD किस हिसाब से एक्शन लेता है। लेकिन अगर नोडल ऑफिस के पक्ष में वो फैसले लेगा तो सब्सक्राइबर उसके लिए भी प्राइमरी है, तो सब्सक्राइबर के भी फ़ायदों को वहाँ देखा जाएगा, क्योंकि कस्टमर केयर के पास आपके जब कॉल जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि इंटरसेक्टर शिफ्टिंग को लेकर कितनी ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, कितनी ज़्यादा लोगों की समस्याएं हैं। और आप जब भी अपनी जॉब से रिजाइन कीजिए या आप जॉब छोड़िए तो उसे प्रॉपर जो तरीका है उसे छोड़िए, नहीं तो जो आपका फंड वहाँ रहेगा, अब उनके पास रिकवरी का ऑप्शन यहाँ दिया गया है, तो वो रिकवर कर लेंगे आपकी सैलरी, आपके जो NPS अकाउंट में फ़ंड जमा है वहाँ से ले लेंगे, फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो पैसे का आपका नुकसान होगा। फिर आप कहेंगे मुझे शिफ्ट करवाना है, तो शिफ्टिंग में भी आपको समस्या आएगी। फिलहाल इससे संबंधित मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको भविष्य में शिफ्टिंग को लेकर कोई समस्या ना। दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाई थी कि आप मुझसे बात कैसे कर सकते हैं। फिलहाल आप मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और ईमेल तो आप कर ही सकते हैं। कभी कभी व्यस्तता में आप लोगों के मेल नहीं देख पाता हूं, तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, दोस्तों बुरा मत मानिएगा, आपको रिप्लाई जल्द से जल्द मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।